नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन स्किनर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तो डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है क्या? डिसलेक्सिया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? भावनात्मक अस्थिरता। देखिए भावनात्मक अस्थिरता है वो कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। निर्णय लेने की योग्यता का अभाव, तो अभाव है तो वो क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। और काल्पनिक दुनिया में रहना, ये भी क्या है? कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। लेकिन समायोजन की योग्यता कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सी संकल्पना है वो व्यवहारवाद से संबंध नहीं है? देखिए पुनर्बलन का संबंध व्यवहारवाद से है, विलोपन का संबंध व्यवहारवाद से है और शेपिंग का संबंध व्यवहारवाद से है। लेकिन मॉडलिंग है वो व्यवहारवाद से संबंध नहीं रखता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्राथमिक पुनर्बलक का एक उदाहरण है? तो भोजन है वो प्राथमिक पुनर्बलक का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि कोहलर ने विकसित किया। कोहलर ने क्या विकसित किया था? तो कोहलर ने इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने विकसित किया इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया था। देखिए क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? कूर्ट लेविन। क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कूर्ट लेविन के द्वारा। अनुबंधित सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? पावलोव था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। इनसाइट थ्योरी किसने दी? कोहलर ने दी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को ही इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सीखने की आयु मानी जाती है तो 1 से 5 वर्ष मानी जाती है। सीखने की आयु मानी जाती है 1 से 5 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें कि किस अधिगम वक्र में सीखने की दर शुरू में मंद परंतु बाद में तीव्र हो जाती है? कौन सा वक्र है? नत्तोदर वक्र है। किस अधिगम वक्र में सीखने की दर शुरू में तो क्या होती है? मंद होती है परंतु बाद में तीव्र हो जाती है। कौन सा वक्र है? नत्तोदर वक्र। नत्तोदर वक्र को क्या कहते हैं? धनात्मक वक्र भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में से मूल्यांकन कौन से आयाम से संबंधित है? गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था जिसमें मूल्यांकन का संबंध किससे है? उत्पादन से भी संबंधित है, विषय वस्तु से संबंधित है और सहक्रिया, इन तीनों से संबंधित है। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, उसमें मूल्यांकन का संबंध किससे है? उत्पादन से भी है, विषय वस्तु से है और सहक्रिया से भी है। अगले प्रश्न की बात करें कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार हैं। मूल रूप से हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 9 प्रकार हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि प्रेरणा सीखने के लिए सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है। प्रेरणा सीखने के लिए सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? स्किनर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रायोगिक बुद्धिमत्ता की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो स्टर्नबर्ग थे। प्रायोगिक बुद्धिमत्ता की इस संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? स्टर्नबर्ग थे। अगला प्रश्न देखिए,
अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रेरक आता है, उसके बाद बाधा आती है, फिर समायोजन आता है, फिर लक्ष्य आता है। तो देखते हैं, हम इनका क्रम देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया का क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले आवश्यकता, अभिप्रेरणा या प्रेरणा आता है। उसके बाद लक्ष्य या उद्देश्य आते हैं। उसके बाद बाधा या तत्परता तीसरे नंबर पे आती है। और चौथे नंबर पर अधिगम की स्थिति और वातावरण आता है। पांचवें नंबर पे अनुक्रिया आती है। छठे नंबर पे समायोजन आता है। 7 नंबर पर व्यवहार में परिवर्तन आता है या परिणाम आता है। और 8 नंबर पे और अंतिम रूप से स्थायित्व आता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक है? तो ये है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के सूचक है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, पढ़ने के प्रति चिंता व्यक्त करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई व्यक्त करता है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल का प्रयोग करता है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई अनुभव करता है। तो ये किसके सूचक माने जाते हैं? अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक माने जाते हैं।